हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज हमारी यह वीडियो छायावादोत्तर युग को लेकर बनी हुई है। आज हम देखेंगे कि छायावाद के बाद का जो युग है उसे किस प्रकार काव्य में देखा जाता है। छायावादोत्तर का अर्थ है छायावाद के उत्तर का युग, अर्थात छायावाद के बाद का युग। आप सब जानते हैं कि आधुनिक काल को काव्य की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला था, छायावाद, और उसके बाद छायावाद के जो भी पार्ट हैं, भाग हैं, वह छायावादोत्तर युग में आ जाते हैं। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या उससे पहले उत्तर छायावाद, यह सब छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आता है। आज हम बात कर रहे हैं छायावादोत्तर युग की। तो देखेंगे छायावादी काव्य 1918 से प्रारंभ होता है और 1936 ईस्वी तक माना गया है। आप सब लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें जिससे कि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। तो हम बात कर रहे हैं छायावादी काव्य की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वान 1938 ईस्वी तक भी इसे स्वीकार करते हैं। छायावादोत्तर काव्य के रूप में हिंदी में दो प्रकार की कविताएं प्रमुखता से लिखी गई। उत्तर छायावाद की मैं बात कर रहा हूं, जिसे छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कविता कहा गया या उत्तर छायावादी काव्य कहा जाता है, जिसे दो वर्गों में बांटा गया। एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और दूसरा है प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा। तो हम पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधाराओं में प्रमुख हैं, इनके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी आदि। आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, आपने कई कविताएं इनकी पढ़ी होंगी। तो इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना इनकी कविता में दिखाई देती है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन इनकी कविताओं में मिलेगा। बलिदान हो जाने की भावना, वीर भाव की प्रधानता, वीर भाव की प्रधानता के साथ में ओज एवं औदात्य का स्वर, आर्य संस्कृति और गांधीवाद का भी समर्थन यहाँ पर मिलता है। जन जागरण का संदेश इनकी कविताओं में दिखाई देता है। दूसरा, प्रणय मूलक कविताएं या फिर वैयक्तिक काव्यधारा। प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा जिसे कहा जाता है, तो इसमें प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखी गई। आप सब जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का नाम, जिनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश सब मधु काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें हरिवंश राय बच्चन के साथ में रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रगति काल की। प्रगतिवादी कविता किस प्रकार की थी, प्रगतिवादी कविताओं में कवियों ने क्या लिखा है। देखो, प्रगति का मतलब जो साधारण अर्थ है वह आगे बढ़ना है, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग एक अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार साम्यवादी विचारधारा के जो अनुरूप लिखी गई कविता है वह प्रगतिवादी कहलाती है, प्रगतिवादी कविता कहलाती है। देखिए, साम्यवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद जो राजनीति के क्षेत्र में है, जो एक विचारधारा है वह राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है या मार्क्सवाद है। वही साम्यवाद या मार्क्सवाद जब साहित्य के क्षेत्र में आता है तो वह प्रगतिवाद कहलाता है। और भी चीजें मैं आपको बताता हूं। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा गया। एक है शोषक वर्ग, दूसरा है शोषित वर्ग। ठीक है, शोषक वर्ग मतलब हो गया, शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति, जमींदार आदि आते हैं, जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। और शोषित वर्ग के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक आते हैं।
देखिए, साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। आप जानते हैं, मार्क्सवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा, शोषण के विरुद्ध काम करता है। जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है, वह उसे दूर करता है। आगे देखते हैं, हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का आरंभ कब से होता है? हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी से माना गया है। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक की कविताएं जो भी हैं वह प्रगतिवादी कविताएं कहलाती हैं। जो इसके कवि हैं वह साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, राघव राघव, त्रिलोचन शास्त्री। इसके अतिरिक्त भी हैं सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ढेर सारे कवि हैं जो इस विचारधारा से प्रभावित थे। अब हम बात करते हैं प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। प्रगतिवादी कवियों की जो प्रमुखता है, सबसे पहले हमने यहां पर देखेंगे शोषण की दीनता का चित्रण, शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का जो मूल केंद्र है वह शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करते हुए सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। दिनकर जी कहते हैं, स्वानु को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यह दिनकर की कविता है। दिनकर का कहना है, स्वान का मतलब है कुत्ता। कुत्तू को दूध और वस्त्र मिलता है, कपड़े मिलते हैं, लेकिन भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। और जो गरीब हैं वह भूखे हैं, वह बच्चे माँ की छाती से चिपके रहते हैं, ठिठुरे रहते हैं और पूरी जाड़े की रातें निकाल देते हैं। दूसरी जो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता है वह है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्ध के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अन्य अंत संभव है, असंभव है, संभव नहीं है। शोषण का अंत संभव हो ही नहीं सकता है। प्रगतिवाद इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहता है। इसके बाद हम देखेंगे धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था। यह प्रगतिवादी कवियों की खास विशेषता थी। यह धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था बिल्कुल नहीं रखते थे। आस्था की जगह में अगर यहाँ अनास्था भी होता तो ठीक था। तो मैं अगर बता रहा हूं कि यह विश्वास नहीं रखते थे, इसका मतलब है अनास्था। तो यह जो कवि हैं, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था हेडिंग हो सकती है इसके। प्रगतिवादी जो कवि हैं वह धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वह इन्हें शोषण का हथियार मानते हैं। वो कहते हैं कि इसी वजह से शोषण हो रहा है, धर्म और आस्था को बीच में रखकर शोषण किया जा रहा है। वह कवि क्रांति लाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए, एक हिलोरा इधर से आए, एक हिलोरा उधर से आए। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की यह कविता है, आपने सुनी होगी। उनका वो बिल्कुल ईश्वर में विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसी कोई उथल पुथल होनी चाहिए कि जिससे समाज एक दूसरे को समझे। धार्मिक विश्वास और रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाते हैं। चाहते हैं कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जला के राख कर दे। आगे देखते हैं क्रांति की भावना। उस समय के कवियों में क्रांति की भावना है। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया। मार्क्सवाद आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपरा का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहते हैं कि अगर पुरानी परंपराओं का नाश करना है तो उसके लिए आपको पुरानी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा और उनका सफाया करना चाहते हैं। अगला हम देखेंगे सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी जो कवि हैं उनकी एक विशेषता, खास विशेषता है कि वह यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना चाहते हैं और काव्य की रचना करते हैं। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में उपलब्ध होता है। अभी कुछ मैं आपको और बताना चाहूंगा प्रगतिवाद के बारे में। प्रगतिवाद में नारी का चित्रण किया गया है। क्रांति की भावना नारी चित्रण के अंतर्गत आएगा यह कविता। नारी चित्रण में वो कहते हैं
बहुत मार्मिक चित्रण किया है नारी चित्रण प्रगतिवादी कवियों ने। यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी कवि नारी का करते हैं। वह न तो कल्पना लोक की परी है, स्त्री के बारे में वह कहते हैं कि न तो वह कल्पना लोक की परी है और न सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। यह जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, यह निराला जी की कविता है। निराला जी ने लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्राकार। ये निराला जी की कविता है। उन्होंने नारी का चित्रण किया है, यथार्थ चित्रण किया है। अब हम बात करते हैं प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास जो है वह किया गया है। गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती, इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही। फिर भी इन जो कवि हैं इनका योगदान भुलाने लायक नहीं है, भुलाया नहीं जा सकता है। इनका योगदान कम रहने की कारण यही रहा क्योंकि देश में गांधीवादी बहुत लोग थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले मीन्स हिंसा को मानने वाले कम लोग थे, क्रांति की बात करने वाले कम लोग थे, इसलिए मार्क्सवाद या प्रगतिवाद बहुत कम चला। उसके बाद आया प्रयोगवाद। देखिए प्रयोगवाद का मतलब क्या है। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ पहले देखते हैं, सन 1943 ईस्वी से माना जाता है और अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। आपको पता होगा तार सप्तक अज्ञे जी ने 1943 में तार सप्तक पत्रिका है उसका संपादन किया था, जिसमें 7 कवि थे। मैं 7 कवियों के नाम आपको बता दूं, नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछवी, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का पूरा नाम है। तो यह आपके जो मैंने आपको 7 कवि बताए, यह आपके अन्य एग्जामों के लिए जैसे कि सीटेट और नेट और भी अन्य एग्जामों के लिए आपको फायदेमंद है, आपके एग्जामों में आ सकता है, तो इसको नोट कर लें आप लोग। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 से तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में हमेशा होते रहते हैं, लगातार होते हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इसी संकलन से माना जाता है क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं लिखी गई थी जो नई संवेदनाएं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। अज्ञे जी ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है। वो कहते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन एक साधन है। उन्होंने प्रयोग को एक साधन माना है। प्रयोगवाद का जो विकास हुआ वह आगे जाके नई कविता के रूप में हुआ। हिंदी की नई कविता का जो कथ्य है परंपरा से थोड़ा सा अलग है। नई कविता, अब देखेंगे, मैंने प्रयोगवाद के बारे में आपको काफी कुछ बता दिया, अब नई कविता के बारे में देख लेंगे। नई कविता नाम से ऐसा लगता है कि कुछ नया होगा, जरूर उसमें कुछ नया है। कथ्य जो है इसका अपनी परंपरा से भिन्न है। नवीन विषय, नवीन शैली में अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता को इसकी प्रमुख विशेषता माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त बौद्धिकता, क्षणिकता, क्षणिकता मतलब क्षण से बना है क्षणिकता, बौद्धिकता, क्षणिकता और मुख्य यथार्थवाद को भी नई कविता की विशेषता में समाविष्ट किया गया है। नई कविता के हस्ताक्षर हैं, मतलब नई कविता के प्रमुख कवि हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि आदि बहुत सारे और भी कवि हैं जो नई कविता के सिद्धहस्त माने जाते हैं। अब नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले नवीनता। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले नवीनता। नई कविता विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। विषय वस्तु की दृष्टि से जहां इसमें नवीनता है, मुख्य यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन, लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है, वहीं शिल्प की दृष्टि से भी इसमें नवीन उपमान है, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता एवं भाषा के नए प्रयोग का रुझान दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं नवीनता की। नई कविता में नयापन है, भाव, विषय, वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरा से अलग है। अज्ञेय ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों का अन्वेषी का नाम दिया था। चीज ध्यान रखेंगे, नई राहों के अन्वेषी इन कवियों को उन्होंने नाम दिया था। नए कवि
नए मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक हैं और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं, ऐसा मुद्रा राक्षस की एक कविता में लिखा गया है। वो कहते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। अर्थात हम नवीनता लाना चाहते हैं, पुरानी चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं। ये था नवीनता। अब हम बात करते हैं बौद्धिकता की। नई कविता में, परंपरागत कविता में जहां भावना की प्रधानता है, वहीं नई कविता में जो है बौद्धिकता की प्रधानता है। बुद्धि और भाव दो अलग अलग चीजें हैं। तो जहां पर पहले भावों की प्रधानता थी, आज यहां पर बुद्धि की प्रधानता है। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूटकर बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। धर्मवीर भारती नई कविता की उपलब्धि से बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। डॉक्टर देवराज ने लिखा है, मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अतर्यक शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाप रही। समझ सकते हैं कविता। देवराज जी का कहना है कि अपनी बुद्धि के स्तर को दिखा रहे हैं कि मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अतर्य शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाप रही। अगला हम देखेंगे प्रमुख प्रवृत्ति में अतिशय वैयक्तिकता। नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अतिशय वैयक्तिकता। भारतेंदु युग एवं छायावादी युग के कवियों में भी वैयक्तिकता की प्रवृत्ति रही, किंतु प्रयोगवादी युग के कवियों ने अतिशय वैयक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं तो कविता को आत्म विज्ञापन सा बना दिया है। उदाहरण के लिए एक भाषण, भारत भूषण की कुछ पंक्तियां हैं। इतना वैयक्तिक कविता इस समय लिखी गई। साधारण नगर में, उनकी कविता है, साधारण नगर में एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता, असफलता सब को काव्य में निबद्ध करके आत्मतृप्त का अनुभव किया। सब कुछ जो उन्हें समझ में आता था, उन्होंने वो सब अपने काव्य में लिखा। इस काव्य धारा में उपलब्ध वैयक्तिकता इतनी आत्म केंद्रित है कि उसमें किसी अन्य को रस की अनुभूति नहीं होती। अतिशय वैयक्तिकता के बाद हम देखेंगे युगबोध। युगबोध या क्षणवादिता, हम क्षणवादिता नाम दे सकते हैं इसे। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार कर रहा है। उसे कल पर विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने की आकांक्षा है। देखिए लिखा हुआ है कविता में, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज ही अपनी रग रग के अंतर मन को छू लें। क्षणवादी कवि हो गया है, मीन्स कि हर क्षण को भोगने की इच्छा उसके अंदर, उसके मन में है। मानव मूल्यों के विघटन, सामाजिक विषमताओं एवं युद्ध की विभीषिकाओं के कारण निराशा के स्वर नई कविता में व्याप्त हैं। नई कविता का यह निराशावाद और उज्जनित क्षणवाद कुछ तो व्यक्तिगत कारणों से है और कुछ सामाजिक कारणों से है। देखिए कुछ विशेषताएं और हैं इसकी, जैसे कि भोगवाद एवं वासना। नई कविता में भोग और वासना के स्वर विद्यमान हैं। आज का कवि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक है। संभवतः इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्ति का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कहीं कहीं तो प्रतीकों के माध्यम से वासना को अभिव्यक्ति दी गई है, तो कहीं स्पष्ट कथन है। आप अगर नई कविता की कविताओं को देखेंगे तो भोग और वासना की बू बहुत अधिक दिखाई देती है। यथार्थवाद, अंतिम जो हमारा है शिल्प विधान यथार्थवाद युगबोध, में यथार्थवाद की बात कर रहा हूं। जो नए कवि है उनका दृष्टिकोण जरूर यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना एक कवि का उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। सीधे साधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्त करते हुए इन कवियों ने अपने यथार्थवादी रुझान का परिचय दिया है। और यथार्थवाद के साथ इन कवियों में आधुनिक युगबोध देखने को मिलता है। युगबोध जो लिखा हुआ है, युगबोध में
प्रयोगवादी कवियों ने या फिर नई कविता के कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संतरास, कुंठा, द्वंद्व और निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया है। इस कविता में ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता स्थापित हुई है। अंधविश्वासों का खंडन हुआ है, रूढ़िवादिताओं का खंडन हुआ है तथा वर्जनाओं को नकारा गया है। इन कवियों की धारणा रही है कि क्यों न हम उसी यथार्थ को अभिव्यक्ति दें जिसे हम भोगते हैं। कवि अज्ञेय कहते हैं कि दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यह कवि अज्ञेय की कविता है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है। तो उस समय के नई कविता के कवियों का या प्रयोगवादी कवियों का मानना यह था कि जो आप भोग रहे हैं उसे स्पष्ट करें, उसे दिखाएं, उसे बताएं। तो अंत में हम बात करते हैं शिल्प विधान की। नई कविता का जो शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक एवं नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ा है। पुराने प्रतीकों का जादू और उसकी अर्थवत्ता अब खो गई है, अतः नए उपमानों की आवश्यकता है। ऐसी घोषणा अज्ञेय ने अपनी कविता कलगी बाजरे की नामक कविता में की है। आप लोगों ने कलगी बाजरे की नामक कविता पढ़ी होगी। देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कहते हैं कि जो पुराने प्रतीक जो हैं पुराने हो चुके हैं, अगर जिस प्रकार बर्तनों को अधिक घिस देने से उनकी चमक चली जाती है, उसी प्रकार से जो ये पुराने जो प्रतीक हैं इनको हमें बदल देना चाहिए, ये पुराने हो चुके हैं। तो नए शिल्प और नए विधान का प्रयोग यहां पर किया गया है। देखिए, अंत में हम यही कहेंगे कि जो छायावादोत्तर कविता है उसके बारे में छायावादोत्तर कविता हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। 1936 के बाद की जो कविता है, हिंदी जो काव्य है उसमें बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है। 1936 तक छायावाद चला, उससे पहले द्विवेदी युग, उससे पहले भारतेंद्र युग, उसके बाद छायावादोत्तर में प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता हो, अकविता हो, साठोत्तर कविता हो, और भी कविताएं इसके अंदर आती हैं। आज हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम नई कविता तक ही बता रहे हैं। तो जो भी ये कविताएं थी इसमें अनेक कवि हुए और बहुत सारी कविताएं हुई। यह हिंदी काव्य के विकास का महत्वपूर्ण सोपान है, इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण है। किंतु नई कविता के नाम पर उलूल जुलूल शब्दों को एकत्र कर देना और उसे इतना दुरूह बना देना कि बात ही समझ में ना आए, किसी प्रकार साध्य नहीं है। अति बौद्धिकता हो और छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण को नई कविता का दोष ही कहा जाएगा, छायावादोत्तर कविता का दोष कहा जाएगा। काव्य रुचि का इतना विकृत हो जाना कि वह यौन वासनाओं के नग्न चित्रण, कुंठाओं की अभिव्यक्ति, निराशा एवं अश्लीलता की भौड़ी एवं अस्वस्थ दृश्यावली तक सीमित रह जावे, यह ठीक नहीं। किसी भी साहित्य की अवधि या उपलब्धि नहीं कही जा सकती। अगर हम उसमें अश्लीलता डालते हैं, उसमें भौड़ी और अस्वस्थ दृश्यावली अगर हम उसमें रखते हैं, तो वह साहित्य की उपलब्धि नहीं कही जा सकती। फिर भी कुल मिलाकर छायावादोत्तर कविता हिंदी काव्य के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है और उसका महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आगे आप लोग कमेंट्स करें, आप लोगों को जो जिन भी प्रश्नों का उत्तर चाहिए होगा आप लोगों को वीडियो द्वारा समझा दिया जाएगा। सभी लोग इस वीडियो को देखें अंत तक और उसके बाद लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो, यह वीडियो ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए, सीटेट के विद्यार्थियों के लिए या नेट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अगर आप लोगों को कोई अन्य किसी भी प्रश्न पर वीडियो की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।